एमडी एनएचएम से भी हो रही है। अगर जो हमारी मांगों को पूरा नहीं की तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना के लिए हम लोग जाएंगे। लेकिन आप रीढ़ की हड्डी बोला जाता है सीएचओ जो है, हमें बहुत बड़ा दुख है कि हमारे यहाँ पे रहने से वहाँ ग्रामीणों को स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पा रहा है। जो बहुत सारे बहुत बूढ़े और जिसमें स्वास्थ्य यूपी का स्वास्थ्य ग्राफ बहुत ही डाउन हो गया था, तो अगले ही दिन हमारे पास कॉल आ जाता है, तो हमारा एक डेलीगेशन बनाया जाता है। साथ साथ मौखिक रूप से था, उन्होंने हमें रिटर्न वर्क में नहीं दिया, उन्होंने बोला हमें 10 दिन का टाइम दीजिए, आपका वो चीज हो जाएगा। लेकिन 10 दिन बीत गया, महीने बीत गए, उन्होंने एक भी मांग पे उन्होंने कार्रवाई नहीं की। फिर उसके बाद हम लोगों ने जब उनको फिर एक लेटर लिखा किसी को कि वहाँ पे मरीज अगर जो किसी को कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो रही है तो आप लोग देखें ना, हमारे कुछ सीएचओ है। बड़ा धरने का मतलब ये है कि अभी सिर्फ एनएचएम का एक कैडर सीएचओ कैडर ही आया है, और हमारे साथ अभी एनएचएम के जितने भी एम्प्लॉई हैं, लगभग 1.5-2 लाख एम्प्लॉई हैं, उन सबका समर्थन मिल चुका है। लोग यहाँ दुख है हम सभी को कि हमारे ग्रामीण के जो लोग हैं वो हमारी सेवाएं तो उनके द्वारा जो डिमांड की जाती है 20% के 25%, जब तक वो आप डिमांड नहीं पूरी करोगे तब तक आपका वहाँ से वेरीफाई नहीं होगा। लोगों को ईएनटी, आँख, कान, गला, ऐसी सारी सर्विसेज हम लोग दे रहे हैं। और जो चीज अगर जो हम लोग को समझ में नहीं आती तो हम टेलीफोन के द्वारा डॉक्टर से संपर्क करते हैं, उससे टेली कंसल्टेशन करते हैं, और या फिर हम वहाँ से रिफर कर देते हैं पेशेंट वो। क्योंकि हम लोग हेल्थ वेलनेस सेंटर जो होते हैं हमारे बहुत दूर दूर ग्रामीण क्षेत्रों में फैले हुए हैं, जहाँ पे गर्ल्स अकेले वहाँ ड्यूटी करती हैं। तो वहाँ पे 9 से 5 वहाँ एक लड़की को बैठ पाना, बहुत अभी देखा कोलकाता में कितना बुरी तरीके से अभी मतलब वो हुआ। तो हम लोग नहीं चाहते कि हमारे लिए भी एक कैंडिडेट। भारत देश के सम्मानित नागरिकों को मेरा प्रणाम। आपने देखना शुरू कर दिया है जन विकास मीडिया। 28 अगस्त 2024 से सीएचओ कर्मचारियों का धरना निरंतर जारी है, और अपनी मांगों को लेके ये इको गार्डन में मौजूद हैं। और कहीं ना कहीं पहले दिन तो इनकी जो संख्या थी बहुत ज्यादा थी, अगले दिन कुछ कम हुई, और आज कहीं ना कहीं कुछ संख्या बढ़ी हुई है। और इनका कहना है कि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक हम धरने पे रहेंगे, यानी कि हम अनिश्चितकालीन धरने पे रहेंगे। लेकिन समस्या इस बात की भी है कि इनके धरने पे आने से जो ये स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं कहीं ना कहीं वो बाधित भी हैं। और जो इनकी मांग है उस मांग को लेके एग्जाम्पल के तौर पे ये कई राज्यों का नाम लेते हैं कि यहाँ पे ये चीजें लागू हैं, और ये गाइडलाइंस ये कहती है कि 6 साल के तहत हमें ऐसा कर देना चाहिए। सरकार और इनकी कहीं ना कहीं एक हिसाब से कह सकते हैं वार्ता भी चल रही है। आज तीसरा दिन है, 30 अगस्त 2024 है, और सीएचओ कर्मचारी निरंतर धरने पे हैं, और बिल्कुल मांगों को लेके ये इस इको गार्डन में दिखाइएगा भैया, पीछे घुमाइएगा। इस इको गार्डन में बैनर के साथ महिला, बच्चे, जो भी इनके सदस्य हैं, इनके सीएचओ साथी हैं, अपना प्रदर्शन दिखाते रहते हैं और सरकार चीजों को बताते रहते हैं कि हमारी मांगे हैं, आप पूरा करो। सरकार यदि ये गलत है तो सरकार इन पे एक्शन ले लेती। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ एग्जाम्पल देखेंगे कि उस मांगों को लेके ये निरंतर धरने पे हैं, और सरकार भी चीज को अभी तक संज्ञान में ली है नहीं ली है ये इनसे ही जानते हैं। हमारे साथ सीएचओ साथी हैं। मैम, आपका परिचय? मैं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी रेखा राजपूत, उत्तर प्रदेश महिला उपाध्यक्ष, अमेठी। अमेठी से। कब तक आप धरने पे रहेंगे? सर देखिए, मेरी स्टेट गवर्नमेंट से बात हो रही है लगातार, एमडी एनएचएम से भी हो रही है। अगर जो हमारी मांगों को पूरा नहीं की तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना के लिए हम लोग जाएंगे। अच्छा, आप तीसरा दिन है आपका, अभी तक क्या वार्ता हुई अधिकारियों से, विभाग से? सर देखिए, हमारे यहाँ हिमालय सर हमारे अध्यक्ष हैं, उनकी ऑलरेडी बात हो रही है उनसे, लेकिन अभी तक सिर्फ आश्वासन के सिवा हमको कुछ मिला नहीं। तो इसीलिए अभी भी हम लोग धरना पे ही हैं। अगर जो इसके बावजूद भी ये सब पूरा नहीं हुआ तो हम आगे तक बहुत बड़ा धरना करेंगे। अच्छा, आप धरना करेंगे। अच्छा, ये बताइए, इसमें सरकार और आपकी बात है, मांगे हैं जो आप सरकार के समक्ष रख रहे हैं, सरकार इस पे डिसीजन कहीं ना कहीं ले रही होगी। लेकिन एक चीज जो बिल्कुल वाजिब प्रश्न है, आप धरने पे हैं तो कहीं ना कहीं जिस भी क्षेत्र में आप कार्यरत होंगे वहां पे काम भी बाधित होगा, स्वास्थ्य व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं भी बाधित होंगी, और आप यहाँ पे धरने पे निरंतर हैं। तो जो स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हो रही हैं, और दूसरा प्रश्न मेरा ये भी है
कि आप क्या वर्क करते हैं, आपका काम क्या है, क्योंकि आप एक हिसाब से डॉक्टर नहीं हैं, आप क्या हैं? सर मैं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हूँ। आप सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हैं, आप डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन आप डॉक्टर से कम भी नहीं क्योंकि आपका कार्य क्षेत्र देखा जाए। तो मेरा पहले प्रश्न पे क्या कहना सर देखिए, एक तरह से हम लोग जो रीढ़ की हड्डी बोला जाता है, सीएचओ जो है, ये मतलब ग्रामीण क्षेत्रों का रीढ़ का हड्डी है। वो अगर जो डॉक्टर नहीं है तो जूनियर किसी भी डॉक्टर से कम भी नहीं है। जो सीएससी पीएससी में 15-20 सेवाएं वहाँ पे 15-20 लोग से स्टाफ देता है, वो सीएचओ अकेले सेंटर पे वहाँ पे उतनी सारी सेवाएं देता है ग्रामीणों को। तो इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि हम किसी भी डॉक्टर से कम है। अच्छा, अभी आप धरने पे हैं तो स्वास्थ्य सेवाएं में किन परिस्थितियों का वो उन नागरिकों को, देश के सिटीजनों को सामना करना पड़ रहा है आपके यहाँ होने से? क्या असुविधाएं हो रही हैं? सर देखिए, इस चीज़ का हमें बहुत बड़ा दुःख है कि हमारे यहाँ पे रहने से वहाँ ग्रामीणों को स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पा रहा है। जो बहुत सारे बहुत बूढ़े-वूढ़े लोग ग्रामीणों में एग्जाम्पल हैं। के तौर पे सर एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे गर्भवती महिलाएँ हो गई, बूढ़े हो गए जिनको शुगर बीपी बढ़ा रहता है, बहुत गरीब होते हैं, वो अपना अपना वो शुगर नहीं चेक करा सकते क्योंकि उनके पास 50 रुपए नहीं होते हैं, बहुत गरीब होते हैं ग्रामीण। हम उन लोगों को फ्री सेवाएँ देते हैं, बिना 1 रुपए लिए पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग सारी सेवाएँ देते हैं। उनको हर तरह से पूरी हम लोग सेवाएँ देते हैं और जिस तरह से भी उनका बीपी, शुगर कम हो, योगा होगा, सारी वेलनेस एक्टिविटी से लेकर के हम लोग हर तरह से उन्हें मोटिवेट करते हैं। आज हम लोग यहाँ हैं, इस चीज़ का हमें बहुत बड़ा अफ़सोस है। इसीलिए हम लोग 15 दिन पहले स्टेट गवर्नमेंट को हम लोगों ने अपने धरना के बारे में उनको पहले ही से अवगत करा दिया था। लेकिन जब ये चीज़ें हमारी पूरी नहीं हुई, तो हमको यहाँ पे धरने के लिए 2021 में हमारा धरना हुआ था। हम लोग ऐसे ही बहुत बड़ी संख्या में आए थे, लेकिन हमें सिर्फ़ आश्वासन दिया गया, आश्वासन के सिवा हमें कुछ नहीं मिला। इसीलिए आज भी हम लोग यहाँ पे आए, हमें आज भी आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं इस आश्वासन से। मतलब पिछली बार आपको आश्वासन दिया गया, ऐसे ही हम लोगों के साथ हम लोगों ने एक दिन का डिजिटल स्ट्राइक किया था और जिसमें स्वास्थ्य यूपी का स्वास्थ्य ग्राफ बहुत ही डाउन हो गया था। तो अगले ही दिन हमारे पास कॉल आ जाता है, तो हमारा एक डेलीगेशन बनाया जाता है 7 मेंबर्स का और हम लोगों को एमडी ऑफिस बुलाया जाता है। किंतु उस समय भी हम लोगों की मांगे जो हम लोगों ने रखी थी, उस मांगों को सुना गया और उस समय हम लोगों को इतना सकारात्मक रिस्पांस मिला कि ऐसा लगा कि हमारी मांगे पूरी हो गई और हम लोगों से बोला गया कि आप अपना स्ट्राइक खत्म करिए। हम लोगों ने उनकी बात मान के खत्म कर दिया क्योंकि उन्होंने हमें एक आश्वासन दिया था जो कि मौखिक रूप से था। उन्होंने हमें रिटर्न वर्क में नहीं दिया। उन्होंने बोला हमें 10 दिन का टाइम दीजिए, आपका वो चीज़ हो जाएगा। लेकिन 10 दिन बीत गया, महीने बीत गए, उन्होंने एक भी मांग पे उन्होंने कार्रवाई नहीं की। फिर उसके बाद हम लोगों ने जब उनको फिर एक लेटर लिखा कि अगर नहीं किए करेंगे तो फिर से हम वही करेंगे, तो उन्होंने फिर हमको हमारे सिर्फ एक जो चीज़ हमसे छीनी थी वही चीज़ हमको वापस कर दी, हमारा इंक्रीमेंट और लॉयल्टी बोनस। उसके बाद हमने और भी जो मांगे रखी थी उनमें उन्होंने कुछ नहीं किया। तो हम लोगों ने उस समय उनकी बातों को सुन के मतलब वो किया कि चलो ठीक है, हमारे मतलब मुखिया हैं, वो जैसा कहते हैं वैसा करते हैं, उनकी बात पे विश्वास करते हैं और उनके बातों को विश्वास करके हम 1 साल तक कुछ नहीं किए। अच्छा उस दिन आपने कितने समय का स्ट्राइक किया था? हम लोग लगभग 1 से 2 दिन का डिजिटल स्ट्राइक था जिसमें हम लोगों ने डिजिटल मतलब आप इस तरह यहाँ पे आए नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं आया था। हम लोग अपने डिस्ट्रिक्ट पे ही थे और वहाँ पे ऑनलाइन काम जैसे टेली कंसल्टेशन, ठीक है, एनसीडी स्क्रीनिंग, टेली कंसल्टेशन और डेली रिपोर्टिंग, मेला रिपोर्टिंग, मंथली रिपोर्टिंग, बस ये सारे हम लोग सिर्फ नॉर्मल डिजिटल स्ट्राइक किया था जिसमें हम ऑफलाइन काम कर रहे थे। जो भी मरीज हमारे पास थे उनकी हम स्वास्थ्य सेवाएं उनको उपलब्ध करा रहे थे। अच्छा मैम, उस बार आपका डिजिटल स्ट्राइक था जिसके कारण सर का कहना है कि स्वास्थ्य सेवाओं का ग्राफ बहुत निचले स्तर पे चला गया, लेकिन जो आज आपका तीसरे दिन का स्ट्राइक है उस पे स्वास्थ्य सेवाओं की क्या स्थिति परिस्थिति होगी? सर हमारे यहाँ तो कहीं-कहीं किसी-किसी डिस्ट्रिक्ट पे 0 जा रहा है। इसी तरह से हर जगह मतलब जो लोग जहाँ पे बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है वो सीएचओ कर रहे हैं वर्क। हम लोगों ने भी पूरी तरह से ये नहीं बोला है किसी को कि वहाँ पे मरीज़ अगर जो किसी को कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो रही है तो आप लोग देखें ना। हमारे कुछ सीएचओ हैं जो लोग कार्य कर रहे हैं और जिस दिन अगर जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट अगर सभी लोगों ने हम लोगों की बातें नहीं मानी, तो हम लोग पूरी तरह से जो हमारे सीएचओ साथी काम कर रहे हैं, वो भी यहाँ आकर के ही धरना देंगे, इससे भी बड़ा धरना देंगे। इससे बड़ा? इससे भी बड़ा सर, हमारे यहाँ पूरे जितने भी सीएचओ हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, सारे
इससे भी बड़ा धरने का मतलब ये है कि अभी सिर्फ एनएचएम का एक कैडर, सीएचओ कैडर ही आया है और हमारे साथ अभी एनएचएम के जितने भी एम्प्लॉई हैं, लगभग 1.5-2 लाख एम्प्लॉई हैं, उन सबका समर्थन मिल चुका है। ऑल ओवर इंडिया की बात कर मैं ऑल ओवर यूपी की बात कर रहा हूँ। ऑल ओवर यूपी। हाँ, और यहाँ पे आप लोग 10-15 हजार एम्प्लॉय की बात करते हैं, लाखों में बात पहुंच गए। 10-15 हजार ये सिर्फ सीएचओ कैडर है, एक कैडर। और न जाने हमारे एनएचएम में लगभग 40 से 50 कैडरों से भी और भी ज्यादा संख्या है। कैडर का मतलब आम भाषा में कहें एक पद हो गया, जैसे नर्सिंग। मतलब एक प्रकार से देखा जाए एक पद का समूह, जैसे स्टाफ नर्स का एक कैडर हो गया, लैब टेक्नीशियन का एक कैडर हो गया, एएनएम का एक कैडर हो गया, आशा का एक कैडर हो गया, फार्मासिस्ट का एक कैडर हो गया। 1.5-2 लाख तो मैंने कम ही बताया, 1.5-2 लाख तो मेरी आशा, हम लोगों की आशाएं ही होंगी। मतलब अच्छा, इन परिस्थितियों में जो इस देश का सिटीजन है, जैसे मान लीजिए कि मैं इस देश का सिटीजन बोल रहा हूँ, इन परिस्थितियों में आप सरकार से आपकी मांग है, मांग पत्र भी आपने दिया और आप स्ट्राइक पे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस साल धरना आपका लखनऊ में चल रहा है, लेकिन क्या उस सिटीजन का, एक नागरिक के रूप में मैं पूछना चाहता हूँ, कोई गुनाह है? क्योंकि उसे कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाएं उसकी बाधित हो रही हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? सर इस चीज़ का हमें बताया ना, हमको बहुत बड़ा दुःख है हम सभी को कि हमारे ग्रामीण के जो लोग हैं वो हमारी सेवाएँ नहीं पा रहे हैं। हम लोग यहाँ पे धरना के लिए बैठे हैं। इसीलिए हम लोगों ने 15 दिन पहले ही सरकार को अवगत करा दिया था कि आप अगर जो हमारी बातें नहीं माने तो हम लोग को धरना देना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग पहले ऑनलाइन कार्य जो है हमने बाधित किया, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर उसके बाद हम लोगों ने ऑफलाइन कार्य बाधित किया, उनको फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर हम लोग तब धरना के लिए यहाँ पे आए। अगर जो हमें इतना दुःख है तो स्टेट गवर्नमेंट को भी कहीं न कहीं चीज़ का दुःख होना चाहिए कि हमारे जो ग्रामीण हैं, गरीब लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा गाँव में गरीब लोग हैं जिनको सेवाएँ नहीं मिल पा रही हैं। इवन वो बीपी शुगर तक ₹50 का जो भी पड़ता होगा, वो तक नहीं चेक कराते हैं सर। अच्छा, एक प्रश्न आपसे ये करना चाहता हूँ, जो आप मांगों को लेके आए हैं, मांग आप 6 साल के बाद जो चीजें आप कह रहे हैं, या सैलरी से रिलेटेड या परफॉर्मेंस बोनस से रिलेटेड, उसमें किस प्रकार की? सर हमारी बहुत बहुत कुछ राज्यों में ऐसा है कि जो हमारे यहाँ साथी परमानेंट हुए हैं, हमारे यहाँ लिखित में भी दिया गया था कि 6 साल बाद होने पे आप लोगों को परमानेंट कर दिया जाएगा। लेकिन जो हमारे साथी ये रिटर्न में है? ये रिटर्न में है, तो सर वो भी अभी तक नहीं हुआ और हम लोगों के साथ और भी कैडर के अकॉर्डिंग हम लोगों को हर चीज़ें नहीं मिल रही हैं। इवन हम लोग को कुछ मिल ही नहीं रहा है, हर तरह से हम लोग का शोषण, पीबीआई भी शोषण है और भी जो चीज़ें हम लोगों की छुट्टियाँ हैं, उनमें भी कुछ सब छूट नहीं मिल पा रहा है। और रही महिलाओं की बात, जो कि हम लोग का एमएस जो सिस्टम है, गवर्नमेंट ने हम लोगों को बोला कि हम लोग एमएस लगाएँ। हम लोगों ने 2 साल तक इसका कोई विरोध नहीं किया और हम लोग बड़े ईमानदारी से हम लोग उसको लगाते चले आ रहे हैं। लेकिन अब ये हो गया है कि वो रोज़ आए दिन एक न एक उसमें ऐप्स में चेंज करते रहते हैं। हमें उसका भी कोई विरोध नहीं किया हमने। लेकिन अब ये चीज़ हो रहा है कि बहुत तरह की हम लोगों की ऐसी परेशानियाँ हैं, गवर्नमेंट वो तो सुन नहीं रही है और एमएस भी सिर्फ सीएचओ पे ही लगा रही है। बाकी एनएचएम में बहुत सारे कैडर हैं, परमानेंट में भी बहुत सारे लोग हैं, जो लोग पूरी तरह से अपनी पेमेंट पा रहे हैं। हम लोग सिर्फ 20,000 की सैलरी, 20,500 की सैलरी में हम ही लोगों पे शोषण पे शोषण, हर तरह से हम लोग पूरे परेशान हो चुके हैं। इतने सीएचओ अगर जो आज यहाँ दिख रहे हैं, अगर जो कोई परेशान ना होता तो आज इस लखनऊ में कोई यहाँ ना आता। अच्छा, जो ये आपका बोनस है, सर ये चीज़ हम मतलब हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं, जो लोगों को जो जब हम लोग का इंसेंटिव पूरा बनता है, जो हम लोग काम करते हैं, वर्क बेस्ड इंसेंटिव जो हमारा बनता है, तो उसमें क्या होता है कि जो बाद में वेरीफाई एमआईसी वगैरह करते हैं, तो उसमें से लोग बताते हैं हमारे सीएचओ साथी कि उसमें से कोई 10% ले रहा, कोई 20% ले रहा है। तो पूरे सीएचओ को वो इंसेंटिव जो पूरे टाइम मेहनत करते हैं, गाँव-गाँव में जा कर के, सेंटर पे जा कर के, हर तरह से वो वर्क करते हैं, तो भी उनको उस चीज़ में अगर जो कटौती होती है, तो बहुत दुःख होता है। आप कितने समय से कार्यरत हैं? सर मैं 2021 से कार्यरत हूँ। अच्छा, तक आपने अपने सर्विस पीरियड में किस तरीके की दिक्कतों का सामना किया? सर देखिए, हम पर्सनली अपने ही ऊपर नहीं ले रहे हैं ये बात। इसमें आपका पूछना हो। देखिए सर, हमारी जो है दिक्कत तो सभी के साथ है, जैसे सबका दिक्कत है वैसे हमें भी दिक्कत है। हमारे किसी भी साथी को प्रॉब्लम होती है तो सबसे बड़ा दिक्कत मुझे होती है। तो इसलिए इस चीज़ से सभी को अब हम खुला-खुला कुछ नहीं कह सकते इस टॉपिक पे, लेकिन ये चीज़ पूरी स्टेट गवर्नमेंट, एनएचएम को, इवन हमारे आपके हिमालय जी जो अध्यक्ष है, इस पे इन्होंने भी कोई बोला है स्पष्ट, इस पे आपको किस प्रकार की व्यक्तिगत तौर पे दिक्कत?
सर व्यक्तिगत तौर पे सभी को दिक्कत है। जो इंसान काम कर रहा है उसका किसी को 20% 30% आदमी क्यों देगा? जब अगर जो दे रहा है तो दिक्कत तो उसे ही होगी ना सर। इस बात में मतलब दम है, सच्चाई है कि बहुत, जैसे आप बता रहे हैं कि व्यक्तिगत तौर पे नहीं है लेकिन हमारे साथियों को है। सर हमारे पूरे साथियों को सभी बताते हैं, वो इसीलिए यहाँ पे आए हुए हैं। उनकी जो पीबीआई जो मिलता है उनको, उसमें से उन लोगों का शोषण बहुत तगड़ा सर, हर एक सीएचओ का शोषण हो रहा है। इसके बारे में सर बताएंगे। क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे? सर जो पीबीआई हमारा है इंसेंटिव बेस जो 15,000 होता है, जो हमारे इंडिकेटर सरकार के द्वारा पहले जो इंडिकेटर निर्धारित किए गए थे, हम लोग 12 के इंडिकेटरों पे कार्य करते थे सर। 12 इंडिकेटर जो हमारे थे उसी के बेस पे हमें सर पीबीआई था वो मिलता था। जो पीबीआई हमारा 12 इंडिकेटर, वो इंडिकेटर हमारे बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन उसमें पीबीआई में कोई वो नहीं हुआ है। हमारे जैसे पहले ई संजीवनी 2021 में टेली मेडिसिन नहीं था, उसको भी इसमें ऐड कर दिया। तो इसमें कुछ जैसे हम जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है, जैसे हाइपरटेंशन होता है सर, जैसे बीपी शुगर का, जो हम मरीज देते हैं पोर्टल पे चढ़ाते हैं सर, पोर्टल के अकॉर्डिंग हमें पैसा मिलता है वो इंसेंटिव। जो इंडिकेटर हम लोग अपने पोर्टल पे चढ़ाते हैं, जब पोर्टल पे वो इंडिकेटर अपना चढ़ाते हैं तो वो जो वेरीफाई करते हैं वो हमारे एमओआई सर करते हैं। जो अधीक्षक साहब होते हैं सीएससी में, वो उसको वेरीफाई करते हैं। तो उनके द्वारा जो डिमांड की जाती है कि 20% के 25%, जब तक वो आप डिमांड नहीं पूरी करोगे तब तक आपका वहां से वेरीफाई नहीं होगा। कभी ऐसी परिस्थिति का आपने सामना किया? नहीं बिल्कुल सर, कर रहे हैं। ऐसा कोई सीएचओ इसमें नहीं है जो इस परिस्थिति का सामना नहीं कर रहा हो। और इसमें कई अधीक्षकों का वीडियो भी वायरल हुआ है, पकड़े भी गए हैं कई लोगों के लिए। सरकार इस पर कुछ नहीं सुनना चाह रही है। अच्छा, तो क्या इन बातों को लेके आप धरना से पहले भी आपने प्रयास किया होगा कि इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न ना हो और आने वाले समय में ना हो, तो क्या इस पे कुछ? हाँ, एमडी मैडम महोदय द्वारा इस पर संज्ञान लिया गया था। उसमें मैम के द्वारा अभी जो 28 तारीख को हम जो हमारा डेलीगेशन गया था मैडम के साथ, तो मैडम ने उसमें केवल आश्वासन ये दिया कि हम 5,000 रुपए आपका सैलरी में मर्ज कर देंगे। जो आपका इंसेंटिव बेस है वो 10,000 मिलेगा और 5,000 आपकी सैलरी में मर्ज कर देंगे। बाकी अदर स्टेट ऐसा कोई स्टेट नहीं है जिसमें जो पीबीआई है उसको 8,000 मर्ज किया गया सैलरी के साथ। और उत्तर प्रदेश मैम के द्वारा एक अनुशासन दिया गया है कि हम आपका 5,000 ऐड कर देंगे। अभी तक उसका कुछ हुआ नहीं है। अच्छा, एक प्रश्न ये बताइए, जो सीएचओ हैं, जो सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी कहते हैं आपको, ये किस प्रकार से किसी क्षेत्र में अपनी सेवाएं देते हैं, इनका कार्य कम से कम? सर इस जो सीएचओ है इनका पर सभी ये है कि डिजीज होने से पहले ही हम लोग उसको पकड़ ले, ये सीएचओ का मेन कार्य होते हैं। जैसे कि हमारे जो हेल्थ वेलनेस सेंटर है, हम लोग 12 पैकेज होते हैं, तो हम लोग उस पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जैसे कि गर्भवती महिला हो गई, न्यूबॉर्न केयर हो गया, और एडोलोसेंट हो गया, और उसके बाद जो 30 साल के ऊपर के लोग आए वो हो गया, वृद्धा लोगों को ईएनटी, आँख कान गला, ऐसी सारी सर्विसेज हम लोग दे रहे हैं। और जो चीज अगर जो हम लोग को समझ में नहीं आती तो हम टेलीफोन के द्वारा डॉक्टर से संपर्क करते हैं, उसे टेली कंसल्टेशन कहते हैं, और या फिर हम वहां से रिफर कर देते हैं पेशेंट। उसके बाद डॉक्टर के पास रिफर होता है, फिर से फॉलो अप मेरे पास होता है, फिर से उस मरीज को हम लगातार आगे का दवाइयाँ जो हम बढ़ाते रहते हैं। तो मतलब कुल मिला के हम लोगों के पास इतना प्रेशर रहता है। उसके बाद भी ये सब चीजें अगर जो हम लोग इतना ज्यादा सब उल्टे सीधे वर्क दिए जा रहे हैं कि जिसकी वजह से हम अपने पूरे काम ही नहीं कर पा रहे, पूरे हमारे पैकेज ही नहीं पूरे कंप्लीट कर पा रहे। अच्छा, जो आपकी सरकार से मांग को लेके आप धरने पे हैं, उन मांगों के बारे में बताइएगा। पहली मांग आपकी? सर हमारी पहली मांग तो पहले यही था कि देखिए हमारी लोग जो एमएस है, हम लोगों को एमएस से अब कोई ऐतराज हम लोगों को है ही नहीं। हम लोग चाहते हैं अगर जो एमएस इतनी ही अच्छी है तो वो एमएस सबके ऊपर लागू हो, क्योंकि हम लोग हेल्थ वेलनेस सेंटर जो होते हैं हमारे बहुत दूर दूर ग्रामीण क्षेत्रों में फैले हुए हैं, जहाँ पे गर्ल्स अकेले वहाँ ड्यूटी करती हैं। तो वहाँ पे 9 से 5 वहाँ एक लड़की को बैठ पाना बहुत, अभी देखा कोलकाता में कितना बुरी तरीके से अभी मतलब वो हुआ। तो हम लोग नहीं चाहते कि हमारे लिए भी एक कैंडल जलाई जाए। तो ये सब चीजें, ये दुख है। दूसरा दुख ये है कि लोगों को दूसरी मांग क्या है आपकी? सर हमारी दूसरी जो मांग है, जो पीबीआई है वो हमारा सैलरी मर्ज होना चाहिए। और जो हमारा कैडर निर्धारित है, जो 6 साल का सीएचओ, जो 6 साल जिसने वर्क कर लिया उसको परमानेंट करने का, जी जब हमारी ये केंद्र सरकार की वैकेंसी, तो केंद्र सरकार के द्वारा ये बोला गया था कि आपको जो 6 साल हो जाएंगे उसके 6 साल के बाद परमानेंट। वैकेंसी केंद्र सरकार की है, आप कार्यरत राज्य सरकार के हैं? केंद्र सरकार की स्कीम आई थी सर, ये केंद्र सरकार के द्वारा स्कीम है, सारे स्टेटों में लागू है, सारे स्टेटों में लागू। तीसरी मांग क्या है मैं आप लोग की? सर हमारी तीसरी मांग यही है कि हम लोग का जो जैसे इंसेंटिव है ये, तो हम लोगों का ये पीबीआई जो पूरा भ्रष्टाचार, पीबीआई जो भ्रष्टाचार का शोषण, पूरा शोषण बन चुका है। तो हम लोग चाहते हैं पीबीआई सैलरी में मर्ज हो जाए बस, और सीएचओ को मतलब परमानेंट करें।
चौथी मांग तो चौथी मांग हमारी, जैसे हमारा हरियाणा स्टेट हो गया, बाकी जितने एमपी हो गया, आपका राजस्थान हो गया, इसकी तरह जो सैलरी पैकेज मिल रहा है, जैसे हरियाणा में सीएचओ की सैलरी लगभग 75,000 रुपए है, उसी तरीके से हम सरकार के द्वारा हमें कर दिया जाए। और पांचवी मांग क्या है? सर पांचवी मांग बस यही, हम लोगों की सारी मांगे हैं और बाकी हम लोगों को बस जैसे चल रहा है वैसे तो चलता ही रहेगा बस। अच्छा, महिला साथियों को किस तरीके के सामना करना पड़ता है, दिक्कत होती हो तो आपने बताया, और सरकार से आप कहीं ना कहीं नम्र निवेदन करते हैं कि थोड़ा हम लोगों के बारे में भी सोचे। अगर जो हम लोग यहाँ पे चल के आए तो हम लोगों की बहुत बड़ी मजबूरियां होंगी। हम ये चाहते हैं कि हम सीएचओ की पूरी मांगे पूरी करें और हम लोग जाकर के ग्रामीणों में जो गरीब असहाय व्यक्ति हैं उनकी हम सेवाएं करें, ईमानदारी से करें। सीएचओ डॉक्टर तो नहीं होता है, लेकिन आपके ना होने से समस्याएं सर समस्या, सारी समस्याएं हो रही हैं, सीएचओ डॉक्टर नहीं है, और सारे पीएससी के जितने भी कार्य होते हैं, जैसे एक मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है वहाँ पे लगभग पूरा स्टाफ जो 15 से 16 लोग होते हैं। जितनी सर्विसेज पीएससी में मिलती हैं उतनी ही सर्विसेज हेल्थ वेलनेस सेंटर जहाँ पे आरोग्य मंदिर, वहाँ जहाँ सीएचओ बैठता है वहाँ पे उतनी ही सेवाएं, सारी तरह की ब्लड जांचें वहाँ पे होती हैं। वहाँ पे मरीज को मतलब ओपीडी होती है, मरीज को वहाँ पे फॉलोअप होते हैं, वहाँ मरीज को दवाइयाँ वहाँ से वितरण की जाती हैं। तो वहाँ पे पूरी तरह से सब वही, ना वहाँ पे कोई स्वीपर की व्यवस्था है कि जो झाड़ू पोछा वहाँ पे लगाए, वहाँ सीएचओ खुद ही मजबूर होकर के वहाँ पे झाड़ू पोछा करता है। क्या बात कर रहे हैं? सर हम सच बता रहे, वहाँ पे हेल्थ वेलनेस सेंटर में कोई भी वहाँ पे सफाई कर्मचारी नहीं है। हम लोग जब बहुत ज्यादा गंदा हो भाई कर्मचारी नहीं है सर, हम वहाँ पे हम लोग खुद ही से झाड़ू पोछा करते हैं। तो मान लीजिए आप कर देते हैं तो क्या आपको कैसे लोगों 25-30 ओपीडी का मतलब 25-30 मरीज 25-30 मरीज हेल्थ वेलनेस सेंटर में आते हैं। हम लोग मेले लगाते हैं जहाँ 100-100 150-150 मरीजों को हम लोग देखते हैं। गांव में जा करके मेले लगाते हैं, मेले लगा करके ग्रामीणों को मोटिवेट करते हैं, कैसे तुम क्या करो तो तुमको शुगर नहीं होगा, कैसे करना है तो बीपी नहीं बढ़ेगी, तो कैसे कुछ करना है तो बीपी शुगर होने से पहले ही हम तुमको पकड़ ले। ऐसी चीजें हम लोग जाकर के गाँव के लोगों को मोटिवेट करते हैं। गाँव के लोग बहुत ही इनोसेंट टाइप के होते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता रहता कि बीपी क्या, बेचारों को बीपी शुगर बीमारी रहती है लेकिन एक एक गोली पैरासीटामोल खा खा के खरीद के वो बेचारे कैसे भी जीते हैं। और आप यूपी जैसे प्रदेश में हैं जहाँ पे एजुकेशन स्तर भी आप देखते ही हैं, और कहीं ना कहीं एजुकेशन का जो मानक है या जो शिक्षा का संचार कहें या लोगों तक प्रसार कहें, जो उन तक पहुंचा है, वो भी एक कारण है कि बहुत सी डिजीज, बहुत सी बीमारियों को समझने में देरी करते हैं, जिसके कारण उन्हें गंभीर रूप से बीमारियां हो जाती हैं। आखिरी प्रश्न आप लोग से ये पूछना चाहूंगा, आपका धरना निरंतर जारी है, सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं और कब तक आपको लगता है कि आपकी मांगों को मान लेगी सरकार? सर अभी तो ये हम कह नहीं सकते सरकार को, अभी जिस तरह से तीसरा दिन हमारा धरना का चल रहा है लेकिन अभी उस तरह से कोई भी चीज हम लोगों के साथ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया उसका, तो सर हम इसके बारे में अभी आपको हम कुछ नहीं कह सकते। तो इसमें ये है कि आपने और राज्यों का एग्जाम्पल लिया, कई लोग का कहना था कि यहाँ पे इतने समय तक इन्होंने धरना दिया और यहाँ पे ये मांगे पूरी हो गई। सर इसमें हम क्या लगता है? इसमें ये भी एक ऐड करना चाहूंगा कि जो हमारा एएमएस पे हम लोग प्रेजेंट लगाते हैं, महीने में ये होता है कि दो दिन की ही आप सीएल ले सकते हैं। वही पोर्टल के द्वारा केवल सीएचओ कैडर एक ऐसा है जो पोर्टल से ले रहा है, पोर्टल से अपनी जो लीव होती है सर वो पोर्टल से ले रहा है। और सीएचओ हमारी जो महिलाएं हैं घर से 600 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, 800 किलोमीटर दूर हैं। अगर वो 2 दिन की अगर छुट्टी आपको पोर्टल से ही मिलेगी और केवल 2 ही दिन की आप ले सकते हैं सर, अगर आप 2 दिन की छुट्टी लेके आप 2 दिन में घर कैसे जा सकते हैं सर? जी हम 800 किलोमीटर में क्या घंटा लग जाएगा? 2 से 3 घंटे सर आपको। अच्छा, आप यदि यूपी में है तो एक रेडियस देखा जाए तो 300-350 किलोमीटर में पूरा यूपी दायरा आ जाएगा। सर अगर एक सीएचओ हमारा अगर गाजियाबाद का है, वो इधर पूरा पूर्वांचल में वहाँ अगर उसको 400-500 किलोमीटर, 500-600 किलोमीटर राजस्थान के लोग इधर ड्यूटी कर रहे हैं सर। अगर हमारा जो सीएल हमें 14 मिलती है पूरे साल में, तो हमें महीने में 2 ही सीएल, उन्हीं में काम चलाना है। 2 सीएल ले सकते हैं महीने में, उससे ज्यादा नहीं ले सकते सर। तो उसमें क्या है कि हम लोग जो चाह रहे हैं कि जो वेकेंट ट्रांसफर सरकार के द्वारा किए जाएं, जिसमें जो हमारी महिला साथी उनको सुविधा मिल सके। अगर वो ग्रामीण क्षेत्र में अगर अपने नजदीकी अगर सेवाएं देगी तो अच्छे से वो सेवाएं दे सकती है, पर डे को सेवाएं दे सकती है वो। वहाँ पे हम सरकार से यही चाहते हैं। महिलाएं ड्यूटी करती हैं, कोई महिला गर्भवती है, कोई कुछ है, तो दूर दूर से मतलब कहीं राजस्थान से लड़कियां यहाँ आकर के ड्यूटी कर रहे हैं। तो मतलब हमारा सरकार से यही निवेदन है कि मतलब जो महिलाएं हैं उनके लिए ट्रांसफर नीति जो है वो
बहाल करे, ताकि महिलाओं को अपने घर के पास जाकर के वो अच्छी सेवाएं दे सके और अपना बच्चा जो भी प्रेगनेंसी वो भी उनको थोड़ा उसमें भी मदद मिले, पारिवारिक उनको मदद मिले। स्टैंडर्ड में सरकार के द्वारा भी